तो बच्चों गॉस थ्योरम का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4.00 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलाम बैलेंसेस अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 1.00 इंटू 10 टू द पावर -4 किलोग्राम। फाइंड द चार्ज ऑन द ड्रॉप। ओके, तो बच्चों हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस मास का एक चार्ज बैलेंस होता है। बच्चों आपको पता है कि अगर कोई Q चार्ज है जिसका मास m है तो उसका वेट mg तो हमेशा कहाँ लगना है बच्चों? नीचे की तरफ। अगर इस ड्रॉप को एयर में बैलेंस करना है तो सीधी सी बात यह है कि जितना वेट लग रहा है इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज सपोज कर लूँ मैं, तो इस पर एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको लगानी होगी जो कि इस वेट के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई बैलेंस होने के लिए क्या जरूरी कि वेट इस ड्रॉप को नीचे लाएगा, ये जो भी मास है इसको नीचे लाएगा, तो इसके अगेंस्ट कोई ऐसा फोर्स लगा दे जो इस वेट को खत्म कर दे, तो ये ऐसे हवा में लटकी रहेगी। अब अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इस पर फोर्स कितना लगेगा बच्चों? QV। फोर्स कितना लगता है? QV। और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगानी पड़ेगी? ऊपर की तरफ, अगर ये प्लस चार्ज हुआ तो QV और mg अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये ड्रॉप क्या होगी? एयर में बैलेंस हो जाएगी। इसका मतलब लिखेंगे फॉर बैलेंसिंग ऑफ ड्रॉप इन एयर। एयर में बैलेंस करने के लिए क्या होना पड़ेगा? mg = QV। हमें बच्चों यहाँ पे क्या करना है? Q फाइंड करना है, तो Q बराबर क्या जाएगा? mg/E। E की वैल्यू पुट कर दो भाई। m पहले रखो 1.00 10 की पावर -4 g 10/E। E की वैल्यू 4.00 इंटू 10 की पावर 5। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना आएगा? 0.25 इंटू 10 की पावर, देखो 5 है ऊपर जाएगा -5 आएगा, तो -4 -5 कितना हो जाएगा? -9, और एक पावर कम होगी ये 10 से, तो 10 पावर -8, यानी Q = हो गया 2.5 इंटू 10 की पावर, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा बच्चों? यह आ जाएगा -9 कूलाम। तो आंसर आ गया 2.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच कैन बैलेंस अ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 10 की पावर -5 सेंटीमीटर and carrying a charge of an electron take density of water 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब and small g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो देखिए बच्चों हमसे क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एक वाटर ड्रॉप है जिसकी रेडियस क्या है? 10 की पावर -5 न्यूटन। ये वाटर ड्रॉप है सपोज करो, ठीक है। इसकी रेडियस बच्चों स्मॉल r हमको गिवन है, ठीक है। कह रहे हैं इस पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज है। कितना चार्ज है? -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम का चार्ज होता है। तो ये बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मतलब ये चार्ज। तो कह रहे हैं बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन क्या होगी अगर इस ड्रॉप को एयर में बैलेंस करना हो। तो बच्चों हमको पता है कि एयर में जब ये ड्रॉप होगी तो इस पर एक वेट का काम होगा जो इसको नीचे लाएगा, वेट काम करेगा जो इसको नीचे लाएगा। अब अगर हमको इस ड्रॉप को बैलेंस करना है तो हमको एक ऐसा फोर्स यहाँ पे मिलना चाहिए जो इस वेट को ख़त्म कर सके। वो फोर्स कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। इसके लिए हम करेंगे क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाएंगे डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड लगाएंगे? क्योंकि इस पे चार्ज है निगेटिव। जब निगेटिव चार्ज होता है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, और हमको ये पता है अगर mg को खत्म करना है तो mg के बराबर ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चाहिए,
और mg के अपोजिट मतलब ऊपर लगना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगाना है तो ये तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, नीचे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इसलिए। तो बच्चों ये जो फोर्स इस पे लगेगा QV का, ये कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। ठीक है, ये QV फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। और फॉर बैलेंसिंग, तो यहां पे लिखेंगे फॉर बैलेंसिंग ऑफ ड्रॉप क्या होगा? वेट जो है mg वो किसके बराबर होना चाहिए? QV के। हमें तो E फाइंड करना है, यानी कि E की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से देखो mg/q। बट आपको पता होना चाहिए कि m क्या है? मास। और मास को हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ ड्रॉप की रेडियस दिया है, डेंसिटी दिया है, मास नहीं दिया। तो हम फार्मूला यूज कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? मास का फार्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बट वॉल्यूम कैसा होगा? स्फेरिकल ड्रॉप है तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ये स्फेयर का वॉल्यूम होता है, इस ड्रॉप का वॉल्यूम हो गया। इंटू डेंसिटी, रो से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? m आ गया। इंटू g कर लो, अपान में q, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। E = 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, r, तो r दिया 10⁻⁵ सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलिए बच्चों, तो क्या आएगा? 10⁻⁷ मीटर। क्यों? क्योंकि 10⁻² से मल्टीप्लाई करोगे तब सेंटीमीटर को मीटर में बदल पाओगे। तो आ जाएगा 10⁻⁷ का होल क्यूब रो 10⁻³ g 10/q। q की वैल्यू कितना गिवन है? देखो ये गिवन है 1.6 × 10⁻⁹। इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर बचेगा 262 न्यूटन पर कूलम। तो क्या बचेगा? 262 न्यूटन पर कूलम। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी बच्चों? डाउनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 262 न्यूटन पर कूलम डाउनवर्ड होगी। इतनी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लगाई जाएगी तो ये ड्रॉप क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? इसको फटाफट नोट कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थ्योरम का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अ हालो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज गिवन अ चार्ज ऑफ 2.4 × 10⁻⁹ कूलम। Calculate the electric field in air at a distance of 4 मीटर from the center of the sphere। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। इस पर चार्ज दिया गया है 2.4 × 10⁻⁹ कूलम का। हमसे कह रहे हैं कि इस स्फेयर से 4 मीटर की डिस्टेंस पर, ये 4 मीटर हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस जो दी गई है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसको स्मॉल r से लिख देते हैं। तो किसी स्फेयर के, स्फेरिकल सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? ये होता है 1/4πε0 q/r²। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। E = 1/4πε0। इसकी वैल्यू आपको पता है फिक्स होती, कितनी होती है? ये होती है 9 × 10⁹ q 2.4 × 10⁻⁹ अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस की कितनी है बेटा? 4 मीटर। 4 मीटर का स्क्वायर करो कितना आएगा? 16। 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे। जब ये पॉइंट हटेगा तो क्या होगा बच्चों? यहाँ देखो पॉइंट लगा है, ये पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा? यहाँ पे एक 10 आ जाएगा ऐसा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 से इसको डिवाइड करोगे तो 8 × 3 = 24। ये 8 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स, मीन्स E की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 27/2, 2 क्या 20, और 10⁻+9 -9 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब E की वैल्यू आ गई 1.35 न्यूटन पर कूलम। So the value of electric field at distance 4 meter will be 1.35 न्यूटन पर कूलम। इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। गॉस थ्योरम से रिलेटेड हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी।
ओके। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमको दिया है कि एक लाइन चार्ज है ऐसा, ठीक है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। आपको पता है ना लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन लेंथ, मतलब चार्ज प्रेजेंट एट यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये हमको निकालनी है, ठीक है। जबकि कह रहे हैं कि 2 मीटर की डिस्टेंस पर, एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, हमको लैम्डा निकालना है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जब इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर होता है तो उसकी वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता था बच्चों, याद कीजिए। तो ये फार्मूला होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन r। वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 ये कितना होता है? इसकी वैल्यू क्या होती है? होता है 18 इंटू 10⁹ लैम्डा, लैम्डा हमको निकालना है, अपॉन r। इधर बच्चों e की वैल्यू दिया है, पुट कर देते हैं। क्या दिया है हमको यहाँ पे देखिए, ये दिया है 4.5 इंटू 10⁴। तो यहाँ पे r की वैल्यू ये भी हमको गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? 2 मीटर। देखिए तो e 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 वैल्यू हो गई, लैम्डा अपॉन r, r की वैल्यू पुट कर। जब सब वैल्यू पुट कर दी तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी सोचिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 4.5 इंटू 10⁴ अपॉन इंटू 2, ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, अपान में ये चीज़ आ जाएगी, यानी कि आ जाएगा 18 इंटू 10⁹। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 9/18 इंटू 10⁻⁻5, या फिर हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, कूलाम पर मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है लैम्डा की? कूलाम पर मीटर। मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर, या हम कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 5 माइक्रो कूलाम पर मीटर। ये हमारा आंसर आ गया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, ये होगी 5 माइक्रो कूलाम पर मीटर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, गॉस थ्योरम का नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 2 large thin metallic plates are parallel and close to each other. The plates have surface charge densities of opposite sign of magnitude 1.77 into 10⁻⁻11 coulomb per meter square. What is the intensity of the electric field between the plates? Okay. तो देखिए यहाँ पे दिया है कि 2 प्लेट्स लगी हुई हैं, एक पर चार्ज प्लस का है, एक पर माइनस का है, ठीक है। पहले की सरफेस चार्ज डेंसिटी 1.77 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और दूसरे की सरफेस चार्ज डेंसिटी 1.77 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, लेकिन निगेटिव में। हमसे कह रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको बतानी। बच्चों हमको पता है इस पॉइंट पे एक तो ये पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो क्या होगी E1, किधर होगी? इस साइड होगी। क्यों? प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, इसका मतलब E1 होगा कितना? ये होता है σ/2 एप्सिलॉन 0, हमको पता है। अच्छा, तो σ1/2 एप्सिलॉन 0 ये हो गया। अब σ2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों? वो इधर होगी। क्यों? क्योंकि माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? इनवर्ड, तो इसीलिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ठीक है। ये E2 हो गई, और E2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? तो E2 की वैल्यू फिर से वही होगी, क्या? σ2/2 एप्सिलॉन 0, ये E2 की वैल्यू हो गई। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर क्या आएगा? E1 प्लस E2। क्यों? क्योंकि देखो E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, इनका एडिशन हो जाएगा। क्योंकि वेक्टर जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो जुड़ जाते हैं ला पैरेललोग्राम से। तो E = हो जाएगा σ1/2 एप्सिलॉन 0 प्लस σ2/2 एप्सिलॉन 0। वैल्यू पुट कर दीजिए। आप अगर ध्यान से देखें तो σ1 और σ2 जो मैग्नीट्यूड में वैल्यू की बात करें तो बराबर है, इसको हम सिग्मा लिख सकते हैं।
तो इसको भी लिख सकते हैं सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, इसको भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इसका मतलब क्या होगा कि टोटल आंसर आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। देखिए सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, दोनों जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। 2 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, सिग्मा की वैल्यू 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 11 अपान एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। इसको हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों। 10 की पावर माइनस 12 है, ऊपर जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, माइनस 11 में प्लस 12 आएगा तो क्या बचेगा 10 की पावर 1। ये बचेगा 1.77 अपान 8.85। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बचेगा 17.7 अपान 8.85। इसको देखिए 2 टाइम कैंसिल हो सकता है, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 न्यूटन पर कूलम। तो कितना आ जाएगा 2 न्यूटन पर कूलम। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स विल बी 2 न्यूटन पर कूलम। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग गॉस लॉ पे कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। गॉस लॉ पर हमारा क्वेश्चन यह है कि अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन हमको दिया है कि जैसे एक क्यूब है, ठीक है, और क्यूब के अंदर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, तो हमें बताना है कि इसके एक सरफेस से या इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। और ये चार्ज क्यूब के सेंटर पे रखा है, तो सीधी सी बात है कि पहले हम देखेंगे इस क्यूब से पूरा फ्लक्स कितना पास होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि भाई क्यू हमको गिवन है, क्यू हो गया हमारे पास 10 माइक्रोकूलम, मतलब ये क्यू हो गया 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, ठीक है। अब हमको गॉस थ्योरम से ये पता है कि अगर कोई क्यू चार्ज किसी क्लोज सरफेस में रखा है तो उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब तो क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा भाई क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ये तो टोटल पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स होगा। अब आपको पता होना चाहिए क्यूब में कितने सरफेस होते हैं 6। जैसे आपका कमरा सपोज करो उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर हो जाए तो उसकी देखोगे ना, तो एक ये वाल एक ये वाल, 2 सरफेस, एक पीछे और एक आगे, कितने हो गए 4, एक ऊपर और एक नीचे, 6 सरफेस। तो क्यूब में 6 सरफेस होते हैं और 6 सेंटर से 6 सरफेस आइडेंटिकल होते हैं। इसका मतलब एक से जितना फ्लक्स गुजरेगा दूसरे से उतना, तीसरे से उतना, चौथे से उतना, पांचवें से उतना, छठे से उतना। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है ये 6 सरफेस से पास हो रहा, ठीक है, और सबसे इक्वल इक्वल पास हो रहा। तो एक सरफेस से कितना पास होगा, तो इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे कि फ्लक्स पासिंग थ्रू वन सरफेस। तो भाई वन सरफेस से कितना पास होगा 6 सरफेस से क्यू अपान एप्सिलॉन 0, तो एक से कितना होगा क्यू अपान 6 एप्सिलॉन 0। 6 से डिवाइड कर दो क्योंकि सबसे बराबर बराबर जा रहा है, क्यू की वैल्यू पुट कर दो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपान 6 एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आता है 1.88 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो जो नेट फ्लक्स जाएगा इसको फाई डैश कह देते हैं। तो एक सरफेस से 1.88 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का फ्लक्स पास होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।